नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी बजट 2024 में टीडीएस जो हम सैलरी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं उसके तरीके में कुछ चेंज किया गया है। साथ ही हमारी इनकम टैक्स स्लैब में भी चेंजेस किए गए हैं। तो उन्हीं सब चेंज के साथ हमको कैसे टीडीएस कैलकुलेट करना है वही आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सैलरी के ऊपर जो टीडीएस किया जाता है वो सेक्शन 192 में किया जाता है और सैलरी के ऊपर टीडीएस आपकी जो उस समय जिस फाइनेंशियल ईयर में आप सैलरी पे कर रहे हो उस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेबल जो भी इनकम टैक्स स्लैब आपके ऊपर लागू होती है उस स्लैब से टैक्स निकाला जाता है और उससे फिर आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो टीडीएस सैलरी के ऊपर टीडीएस करने के तरीके में काफ़ी अंतर है क्योंकि देखिए दूसरे पेमेंट में तो क्या होता है जैसे कमीशन है इंटरेस्ट है इसमें तो आपके पास रहता है कि नहीं 10% रेट रहती है, बस केवल उसी रेट से आपको टीडीएस करना होता है। लेकिन सैलरी के ऊपर टीडीएस करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है, ये पर्सन टू पर्सन आपका अलग अलग कैलकुलेट होता है। तो अब यहाँ पर अगर आपको ये पहले तो ये डिसाइड करना होता है कि हम जो सैलरी के ऊपर टीडीएस करवा रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजिम से करवाना है या ओल्ड टैक्स रिजिम से करवाना है। तो आज के वीडियो में मैं दोनों ही तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे टीडीएस हमको निकालना होता है हमको। तो हम दोनों ही रीजन को यहाँ पर देखेंगे क्योंकि आपको ये पहले देखना होगा जो रीजन आपके लिए अच्छी है वो उस रीजन के लिए आप अपने एम्प्लॉयर को आपको बताना होगा कि मेरा जो टीडीएस किया जाए वो न्यू टैक्स रिजिम से किया जाए या ओल्ड टैक्स रिजिम से किया जाए। तो देखिए इसके कैलकुलेशन करने के लिए आपको सबसे पहले हम आते हैं हमारी सैलरी शीट। तो सैलरी शीट जो होती है वो आपको पूरे साल की देखिए जब भी टीडीएस किया जाता है सैलरी के ऊपर टीडीएस होता है हर महीने किया जाता है, मंथली टीडीएस किया जाता है। जितना जितना सैलरी आपको दी जाती है उसमें से एक टीडीएस की इनकम टैक्स की अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है और बचा हुआ पेमेंट आपको कर दिया जाता है और जो टीडीएस हुआ होता है वो गवर्नमेंट को किया जाता है। अब यहाँ पर टीडीएस जो हमको निकालना है तो हम जैसे देखिए सैलरी का हम अप्रैल की बात करें तो यदि अप्रैल में आप यदि टीडीएस निकाल रहे हैं टीडीएस की कैलकुलेशन आपको करना होती है तो अप्रैल में अगर फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करूँ तो अप्रैल 24 में आपको पूरे 24-20 मतलब 31 मार्च 25 तक की सैलरी कैलकुलेट करके आपको टीडीएस की अमाउंट निकालनी होती है। मतलब हम ये सैलरी एक हमारा ले लेते हैं एक्सपेक्टेड कि हमको पूरे साल में इतनी सैलरी मिलेगी, फिर उस हिसाब से आपका टीडीएस किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेकिन कई बार क्या होता है देखिए अगर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी देने होते हैं, अगर वह इन्वेस्टमेंट प्रूफ आप नहीं दे रहे हैं तो आपको हो सकता है कि टीडीएस जो है वो आपका फिर से रिकैलकुलेट किया दिसंबर में आके फिर आपका जो टीडीएस की अमाउंट है वो रिकैलकुलेट भी की जाती है। तो कैसे करना है देखिए, देखिए आपको पूरे साल की जब भी आप टीडीएस कैलकुलेट करेंगे तो पूरे साल की आपको सैलरी लेनी है। तो फाइनेंशियल ईयर वाइज चलेंगे, जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है हमारा 24-25। तो हमको सैलरी में हमको क्या-क्या लेना होता है, जितनी भी आपको ग्रॉस रिसीप्ट जो है आपकी जैसे कि बेसिक है, एचआरए है, एलटीए है, बोनस है, अदर अलाउंसेस है और भी कोई अमाउंट आपको मिलती है किसी भी नाम से वो सब आपकी ग्रॉस सैलरी होती है, वो सैलरी हमको लेनी होती है। अब उस सैलरी में से क्या होता है आपकी डिडक्शन होती है जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट होता है, ये मंथली डिडक्शन होती है। मैं यहाँ पर मैं हम कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं ईयरली कर ले सभी अमाउंट ये ईयरली है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करते हैं, फिर इनकम टैक्स जितना बनता है वो आपका डिडक्ट होता है, फिर पीएफ डिडक्ट होता है और आपको नेट सैलरी आपको मिल जाती है, ठीक है। अब जो हम कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमको कौन सी सैलरी लेनी है, ग्रॉस सैलरी जितनी अमाउंट हमको मिली है वो अमाउंट हमको लेनी होती है। तो ठीक है ये ग्रॉस सैलरी जो है 28,97,856 इससे हमको हमारा टीडीएस कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब हम आते हैं कि हमको ये तो हमने देख लिया कि ग्रॉस सैलरी आपने निकाली कि कितनी सैलरी आपको मिलती है बिफोर एनी डिडक्शन, ठीक। उसके बाद आते हैं हम टीडीएस कैलकुलेशन पे। टीडीएस कैलकुलेशन के लिए पहले हमको करना होता है कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। अब हमको जो दूसरी स्टेप है उसमें हमको टैक्सेबल इनकम निकालनी होती है, उसी के ऊपर तो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैंने न्यू टैक्स रिजिम ओल्ड टैक्स रिजिम दोनों से ही हम कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले सैलरी लेंगे, सैलरी कौन सी है, ये सैलरी जैसा मैंने बताया था ग्रॉस सैलरी जो हमने कैलकुलेट की थी 28,97,000 वही सैलरी हमने यहाँ पर ले ली। इसमें ऐड किया जाता है परक्यूसिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। अगर आपको कोई बेनिफिट दिए जाते हैं मतलब आपको सैलरी नहीं मिल रही लेकिन उस सैलरी की जगह कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उस बेनिफिट की वैल्यू भी निकाल कर आपको यहाँ पर वो वैल्यू भी ऐड कर दी जाती है। माना जाता है इनकम टैक्स में कि ये जो परक्यूसिट्स है वो भी आपकी क्या है इनकम है।
अब जैसे कि परक्यूसिट्स की बात करें तो मान लीजिए कि आपके एम्प्लॉयर के द्वारा आपको 3% पे कोई लोन दिया जा रहा है और वही लोन आपके मान ली होम लोन दिया जा रहा है 3% पे, ठीक है। और वही होम लोन यदि आपकी कंपनी के द्वारा किसी और को दिया जाता है तो वो 10% से दिया जा रहा है। आपको 3% पे दिया जा रहा है और लोगों को हम कितने कंपनी कितने पे दे रही है 10% में। मतलब ये जो 7% का आपका बेनिफिट है, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो 7% का जो बेनिफिट है वो भी आपकी इनकम ही हुई एक तरीके से। तो उस इनकम को भी आपको जोड़ना होता है। जो 7% की से आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्ट की अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी जितना आपको बेनिफिट मिला है, ठीक है। तो 10 - 3 7% इंटरेस्ट हम निकालेंगे और यहाँ पर आपको बेनिफिट में आपको इंक्लूड करना होता है। इसी प्रकार और भी कोई आपको बेनिफिट दिए गए तो वो वैल्यू भी यहाँ पर आ जाती है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। ग्रॉस सैलरी के बाद अब उसमें से हमको एग्जम्पशन रहती है, उसको अब क्या कुछ डिडक्शन करनी होती। क्या क्या डिडक्शन करनी होगी देखिए। सैलरी में से आपको डिडक्शन करनी होती है एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 के लिए आप जितनी भी डिडक्शन के लिए एलिजिबल है वो सारी डिडक्शन आपको माइनस करनी होती है, जैसे कि एचआरए है या कन्वेंस अलाउंस है या और भी कोई अलाउंसेस है, तो वो सब जो भी अंडर सेक्शन 10 में होती है वो हमको माइनस करने होते हैं। न्यू टैक्स रिजिम की अगर हम बात करेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में तो हमको अंडर सेक्शन 10 में कोई केवल 1-2 डिडक्शन है जो मिलती है, बाकी हमको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमने कोई डिडक्शन नहीं ली है। हमको जैसे यहाँ पर हमने एक एचआरए की डिडक्शन ज़रूर ली है, जो ओल्ड रिजिम में यदि और भी कोई होती है अंडर सेक्शन 10 तो ओल्ड रिजिम में तो हमको बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन अंडर सेक्शन 10 एग्जाम्पशन का बेनिफिट न्यू रिजिम में नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एचआरए, अच्छा एचआरए कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एचआरए कितना रिसीव्ड हुआ है, 3,85,560। यहाँ पर हमने सैलरी शीट में देखा था इतना आपको रिसीव्ड हुआ था, ठीक है। तो ये एचआरए आपको मिला, उसमें से आपको टोटल रेंट पेड आपने एक्चुअल में कितना रेंट पेड किया। तो यहाँ पर जो है मैंने माना है कि 3,12,000 आपने साल भर में रेंट पेड किया है, उसमें से माइनस करना है लेस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो बेसिक सैलरी क्या है हमारी ये, ठीक है। तो इस बेसिक सैलरी का 10% मतलब 77,112 हमने माइनस करके जो अमाउंट आई वो यहाँ पे आ गई सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में सी में पॉइंट में आपको लेना है 40। अगर आप महानगर में जैसे कि आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या मद्रास में है तो आपको 50% ऑफ बेसिक सैलरी लेना है। अदरवाइज और किसी सिटी में तो आपको 40% ऑफ बेसिक सैलरी आपको लेना है। तो यहाँ पर हमने 50% ऑफ बेसिक सैलरी ली है। अब इन तीनों में से जो भी कम होगा उसकी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। कुछ लोग क्या करते हैं पूरा के पूरा एचआरए को ही एग्जाम सोचते हैं जितना हमको एचआरए मिला उसको पूरे का पूरा ले लेते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। आपको ये कैलकुलेशन करके फिर आपको जो एचआरए इन तीनों में से जो कम कौन सी 2,34,888, तो ये एचआरए की डिडक्शन हमको मिली। तो ये किस में मिलेगी, ओल्ड रिजिम में, न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगी। उसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स हम पे करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सैलरी शीट में हमने प्रोफेशनल टैक्स भी लिया 2,500 का। तो ये 2,500 भी यहाँ पर आपके माइनस होंगे। तो ये जो डिडक्शन है ये भी आपकी ओल्ड रिजिम में मिलेगी, न्यू में नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक डिडक्शन और मिलती है अंडर सेक्शन 16 में, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको न्यू टैक्स रिजिम में, ये अभी चेंज हुआ है बजट में, पहले 50,000 थी अब इसको 75,000 कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम न्यू टैक्स रिजिम में आपको कितनी मिलेगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, 75,000 मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो आपको 50,000 की डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ये जो ग्रॉस सैलरी आई थी उसमें से हम ये सब माइनस करके जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। ये सैलरी हेड से आपकी इनकम निकल गई है, ठीक है। ये तो हमने सैलरी हेड से इनकम निकाल ली। अब उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए सैलरी की तो इनकम जितनी भी डिटेल है वो तो आपके एम्प्लॉयर को पता होगी, लेकिन इसके अलावा यदि आपकी कोई और इनकम है जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपने होम लोन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपका होगा, उसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, कितना प्रिंसिपल पे किया है। तो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर इंटरेस्ट की छूट मिलती है। तो ये जो इंटरेस्ट की छूट आपको तब मिल सकती है जब आप अपने एम्प्लॉयर को इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आप देंगे, ठीक है। तो जितना भी होम लोन इंटरेस्ट है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अप टू 2 लाख, तो वो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये भी बेनिफिट आपको किस में मिलेगा, ओल्ड टैक्स रिजिम में। तो हमने ओल्ड टैक्स रिजिम में हमने -78,000 ले लिया है।
हमने माना है कि हमको कितना है साल भर में जो हमने होम लोन इंटरेस्ट दिया है वो 78,000 का है। और न्यू टैक्स रेजिम में इसका भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के ऊपर कोई जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका बेनिफिट न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हमने छोड़ दिया है। अभी माइनस करके जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, अच्छा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी और भी कोई इनकम है तो वो आपको अपने देखिए एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरी ये इनकम हुई है, तो वो इनकम फिर एम्प्लॉयर क्या करेगा यहाँ पर ऐड कर देता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे नहीं तो वो कैसे ऐड करेगा, तो वो इनकम अगर आप कुछ और बताते हैं तो वो इनकम यहाँ पर ऐड हो जाती है और फिर उसको ऐड करके फिर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाल ली जाती है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यदि आपके एक से ज्यादा एम्प्लॉयर, आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर भी है, उसने भी आपका टीडीएस किया हो या उसकी भी सैलरी आपको मिली होगी, तो वो डिटेल भी आप अपने एम्प्लॉयर को दे दें कि मुझे पहले जो एम्प्लॉयर था उससे ये सैलरी मिली है और उसमें इतना इतना टीडीएस हुआ है। यदि आप दे देंगे तो वो यहाँ पर आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयर की इनकम भी ले लेगा और साथ में उसके ऊपर टीडीएस जितना हुआ है वो भी कंसिडर कर लेता है। पर ये आपको बताना होगा, आप नहीं बताएंगे तो आप डायरेक्ट अपने इनकम टैक्स रिटर्न में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या रिपोर्ट करते हैं। यदि आप जितनी भी इनकम रिपोर्ट करेंगे वो तो दोनों ही रिजिम में आएगी, लेकिन ये जो होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट है, मतलब जो डिडक्शन है, वो केवल ओल्ड रिजिम में आती है। ये हो गई हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। उसके बाद हमको सभी हेड की इनकम के बाद क्या करते हैं, हम डिडक्शन करते हैं शेड्यूल 6 के अंतर्गत 80C से 80 तक की डिडक्शन करें। अच्छा इसका भी आपको डिटेल क्या है, पीएफ की डिडक्शन कितनी लेनी वो तो आपके एम्प्लॉयर को पता है, लेकिन इसके अलावा कोई ट्यूशन फी है या आपने कोई एलआईसी का पेमेंट किया है, कोई आपकी मेडिक्लेम है, तो वो सब की डिटेल आपको अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देना होता है, उनका प्रूफ भी देना पड़ता है, सब रिसिप्ट आपको देनी होगी। तो वो सब जैसे कि आपने मैंने बताया कि अगर होम लोन आपने लिया है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का, तो फिर उस पे आपने जितना प्रिंसिपल पे किया है उसकी छूट भी मिलेगी, पर इसके लिए आपको सर्टिफिकेट तो देना होगा ना, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। तो उसमें जो प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट किस में जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और जो प्रिंसिपल है वो किस में आता है, एटीसी में आता है। और मैक्सिमम जो एटीसी की डिडक्शन हम कितनी ले सकते हैं, 1,50,000। तो यहाँ पर मैंने पूरी ओल्ड, पर इसका बेनिफिट भी किसमें मिलेगा, ओल्ड टैक्स रेजिम में, न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। अब जो सारी जितनी भी चाहे 80G की डिडक्शन भी हो सकती है, 80E की भी हो सकती है, तो जो भी आप डिक्लेयर करेंगे वो सब यहाँ पर डिडक्शन लेने के बाद जो इनकम आती है, अभी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन हम माइनस कर देंगे और अब जो इनकम आएगी वो इनकम आपकी कहलाती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम मतलब इसके ऊपर आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो न्यू टैक्स रेजिम में आपका इतना इतनी इनकम है, और ओल्ड टैक्स रेजिम से यदि आप करते हैं तो आपका इतना टैक्स, आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी बन जाएगी। ठीक है, अब हमको निकालनी होती है टैक्स लायबिलिटी। तो पहले हम टैक्स लायबिलिटी समझ लेते हैं। तो देखिए, अंडर न्यू टैक्स रिजिम में अलग टैक्स की लायबिलिटी निकलेगी, ओल्ड टैक्स रिजिम में अलग ही। अब हमने यहाँ पर देखा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी होती है, 28,22,856। ये देखिए हमने यहाँ पर ले ली 28,22,856। और ओल्ड टैक्स रिजिम में आप रहते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम बन रही 23,82,468। तो ये हमने ओल्ड टैक्स रिजिम में ले ली 23,82,468। दोनों ही टैक्सेबल इनकम निकल गई। अब इनके इनको अलग अलग निकालना है, क्योंकि देखिए न्यू टैक्स रिजिम की जो स्लैब रेट है ये अभी इसमें चेंज किए गए हैं, और जो नई आपकी टैक्स स्लैब है उसी से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया। न्यू टैक्स रिजिम में आपकी चाहे आप 60 ईयर से कम के हो, ज्यादा के हो, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, सभी के लिए सेम रेट है, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अप टू 3 लाख तो ये आपकी कोई, इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगता है, आपकी ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी आपकी हो गई जीरो। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 लाख से 7 लाख तक की इनकम पर आपको 5% से देना है। तो अब जो नेक्स्ट 4 लाख है उस पर हमने 5% टैक्स कैलकुलेट किया है, 20,000 आया। फिर 7 to 10 लाख की इनकम पर आपको 10% से टैक्स देना है, तो ये कितना हो गया, 3 लाख। तो नेक्स्ट 3 लाख पे हमने दे दिया 30,000 का टैक्स लायबिलिटी। फिर 10 to 12 जो 2 लाख उसमें टैक्स स्लैब है आपकी 15%। तो यहाँ पे 2 लाख पे हमने 15% ले लिया 30,000। और फिर नेक्स्ट 12 to 15 लाख पे है आपका 20%, मतलब 3 लाख की जो इनकम है उसके ऊपर आपको 20% आपको लेना है 60,000। अब ये जो इनकम हुई ये कितनी हुई, आप बेसिक एग्जाम्पशन को मिला के देखेंगे तो ये आपकी 15 लाख तक की इनकम कवर हो गई इसमें, तो ना। तो 15 लाख तक तो हमने यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। अभी भी हमारी हमारी तो इनकम कितनी, 28,22,856।
15 लाख से अबव जितनी भी है उसके ऊपर 30% से आपका टैक्स लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 28,22,856 में से -15 लाख, क्योंकि 15 लाख के ऊपर तो हम ऑलरेडी टैक्स निकाल चुके हैं। तो अब ये 15 लाख हमने माइनस करके अब हमारा बचा, कितनी इनकम बच गई, हमारी इनकम बची है 13,22,856। इसका 30% निकाल लेंगे तो ये हमारी जो अमाउंट हुई है, ठीक है, 3,96,857। तो इस अमाउंट के ऊपर 28,22,856 पे हमने टोटल क्या टैक्स लाइबिलिटी बन गई, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। तो हमारी लाइबिलिटी आई है 5,36,857। इसमें हमको क्या जोड़ना है, इसमें हमको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ना होता है। तो ये इस जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स अमाउंट है, उसके ऊपर इसका 4% हम निकालेंगे तो उसका आएगा 21,474, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो नेट टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी बन गई, 5,58,331 अंडर न्यू टैक्स रिजीम। अब आते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम थी वो थी 23,82,468, ठीक है। अब इसमें जो स्लैब बनी हुई है, देखिए इसमें आप अप टू 2.5 लाख आपको एग्जम्पशन लिमिट है, आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, यहाँ तक तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप 60 टू 80 ईयर्स के सीनियर सिटीजन है तो आपको ये जो बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो 3 लाख तक है। और यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन मतलब अबो आप 80 के हैं तो आपको यहाँ 5 लाख तक की बेसिक एग्जामेशन मिल जाती है, वहां तक आपको जीरो टैक्स लगेगा, ठीक। अभी मैंने ये माना है कि हम बिलो 60 ईयर्स वालों के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पर मैंने 2.5 लाख लिया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको, न्यू टैक्स रिजीम तो सेम है लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 3 स्लैब रहती है। बेसिक एग्जामेशन लिमिट में अंतर है, बाकी कुछ नहीं है, 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ठीक है। तो 2.5 लाख तक यहाँ पर जीरो टैक्स आ गया। फिर नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख, जो नेक्स्ट 2.5 लाख है उस पर आपको 5% 5% देना है। तो 2,50,000 का 5% 12,500 टैक्स बना। उसके बाद 5 टू 10 लाख में 20% है, तो यहाँ पर 5 लाख, जो नेक्स्ट 5 लाख है उसमें 20% मतलब 1 लाख आपका टैक्स बन गया। अब अबो 10 लाख आपका 30%, तो अबो 10 लाख कितना बचा, देखिए 23,82,468 में से हमने ये जो माइनस कर दिया, 10 लाख तक की कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इसमें से हमने 10 लाख माइनस किया तो बचा कितना हमारा 13,82,468। तो इसका 30% हमने निकाल लिया, क्योंकि अबव 10 लाख कितना है 30%। तो ये 4,14,740 आया। इन सबको हमने जोड़ लिया तो हमारा टैक्स कितना बना 5,27,240। इस अमाउंट का 4% और हमको सेस जोड़ना है, सेस जोड़ दिया तो नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई 5,48,000। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5,48,000, न्यू टैक्स रिजीम में आई है हमारी 5,58,331, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम वापस से आते हैं, अब हमको टीडीएस निकालना है। तो हमने देखी टैक्स लायबिलिटी निकाली है 5,58,331 न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड में निकली है 5,48,330। तो यहीं पे आपको समझ में आ गया कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि मेरा जो टीडीएस है आप ओल्ड टैक्स रिजीम से करें, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है कि अगर आपने, देखिए मैंने बताया कि जब भी आप टीडीएस, अगर आप अप्रैल में, आप इसको समझिए, ये जो टैक्स लायबिलिटी है क्या है, फॉर द ईयर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, फॉर द ईयर। कौन सा ईयर है, 24-25 है ना। पूरे साल का टैक्स लायबिलिटी हमने निकाली कि इतना टैक्स है। अब इस टैक्स में से अगर आपका कोई भी टीडीएस हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि यदि कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर भी होगा उसने भी आपका टीडीएस कर लिया और वो अमाउंट आप अपने एम्प्लॉयर को बताएंगे तो एम्प्लॉयर यहाँ पर उस अमाउंट को डिडक्ट कर लेगा। तो मान लीजिए आपने नहीं बताई है तो फिर आप आपके इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करेंगे। तो यहाँ पर जो टीडीएस है, ये मैंने ये मान लिया कि जैसे अभी चेंज हुई है तो अभी से वापस से आपको रिवाइज करना है। तो अगर यदि आप अप्रैल में कैलकुलेट करते हैं टीडीएस तो उस समय तो आपने कोई टीडीएस किया नहीं होगा, तो उस समय तो आपको यहाँ पर कोई भी टीडीएस आपका जीरो हो जाएगा। हाँ, अगर किसी और इनकम का आपने रिपोर्ट किया है तो वो अमाउंट यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर मैंने अभी जुलाई तक ले लिया है कि अभी हम वापस से रिकैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए जुलाई तक लिया है। तो यहाँ पर मैंने माना है कि हमने अभी तक जो सैलरी में से टीडीएस किया 1,80,000 का टीडीएस हम कर चुके हैं। तो जितना टीडीएस आप कर चुके हैं वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। अब ये, तो ये देखिए अगर आप अप्रैल में अगर आप टीडीएस निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यदि आप
अप्रैल के बाद कभी भी निकालें, हो सकता है आप दिसंबर में आप रिकैलकुलेट कर रहे हैं, करना ही पड़ता है क्योंकि एम्प्लॉय के द्वारा अगर सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं अपने सभी जितने भी उन्होंने बताए इन्वेस्टमेंट के और एटीसी की डिडक्शन लेने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट नहीं दिए जाते तो वो वापस से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जितना भी टीडीएस आप जो कैलकुलेट कर रहे हो उस तारीख तक जितना जमा हो गया ये पूरे साल भर का उसमें से जितना टीडीएस हो वो डिडक्ट करेंगे। फिर उसके बाद अब मैंने बताया था कि चेंज ये आया कि पहले सिर्फ टीडीएस की अमाउंट डिडक्ट की जाती थी, लेकिन अब आपका जो टीसीएस भी हुआ हो, टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सॉर्ट, आप अंडर सेक्शन 206 सी में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई लग्जरी 10 लाख से ऊपर की कोई आइटम परचेज की, मान लीजिए कि आपने कोई व्हीकल खरीदा 10 लाख रुपए से ज्यादा, तो वहीं पर उस व्हीकल जैसे आपने व्हीकल परचेज किया 17 लाख का, तो उस पे टीसीएस 1% आपका डिडक्ट, उस पर 1% से टीसीएस आपका वहीं पे डिडक्ट कर लिया जाता है। ये भी आपका इनकम टैक्स ही है, जैसा टीडीएस है ना वैसे ही टीसीएस है। इस 17 लाख प्लस 17,000 आपसे सेलर के द्वारा लिए जाएंगे, तो ये भी आपका टीडीएस जैसा ही होता है, टैक्स कलेक्टेड साथ। तो ये 17,000 भी आपको, अगर आप अपने एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दें कि मेरा इतना टीसीएस हुआ है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस के साथ साथ आपका टीसीएस भी माइनस करेगा। तो जितना भी टीसीएस हुआ है वो सारे टीसीएस आप रिपोर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपका टीडीएस कम डिडक्ट होगा। ठीक है, तो अब इस जो टैक्स लाइबिलिटी में से हमने टीडीएस माइनस किया, टीसीएस माइनस किया, और अब जो बचा है वो हमको क्या करना है, टीडीएस हमारे सैलरी में से डिडक्ट होगा। अब ये अमाउंट आपकी सैलरी में से डिडक्ट होगी। अब ये अमाउंट डिडक्ट करने के लिए अब आपको देखना है बैलेंस पीरियड। यदि आप अप्रैल में अगर आप टीडीएस निकाल रहे हैं तो आपका पीरियड कितना होगा, 12 मंथ्स आ जाएगा। पर यहाँ पर मैंने जुलाई तक लिया है कि जुलाई तक हम टीडीएस कर चुके हैं, मतलब अब हमारे पास कितना टाइम बचा है, 8 मंथ का टाइम बचा है। 8 मंथ की सैलरी और हमको देना है, तो जितने भी मंथ की सैलरी देना है ना हमको, उतने मंथ आपको यहाँ पर लेना है। 12 है तो 12, 11 है तो 11, जो भी है। तो ये जो पूरी अमाउंट हमको लेनी पड़ेगी 8 मंथ में, मतलब हमको ये सारे पूरी अमाउंट आपको रिकवर करनी है एम्प्लॉय से। तो यहाँ पे 8 मंथ में डिवाइड, मतलब थ्री, जितनी भी अमाउंट टैक्स हमारा बचा है वो टैक्स आप डिवाइड बाय 8 कर लेंगे। तो पर मंथ जो टीडीएस पर मंथ आएगा वो आएगा अंडर न्यू टैक्स रिजीम में 45,166, और अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम में आएगा 43,916। तो ये जो टीडीएस है आपकी मंथली जो आपकी सैलरी होगी उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है हर महीने की, ये तो पूरे साल की लिमिट है, मंथली क्या होती है, ग्रॉस सैलरी में से प्रोफेशनल टैक्स है, आपकी टीडीएस है, ये सब क्या होते हैं, माइनस। तो ये जो मंथली जो टीडीएस आपका माइनस होगा कितना होगा, ये अमाउंट जो भी आप टैक्सेज है, न्यू रेजिम लेंगे तो इतना टैक्स, ओल्ड लेंगे तो इतना। तो ये आपकी सैलरी के ऊपर इस तरह से टीडीएस निकाल के हर महीने टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तो दोस्तों एक चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है, नई चीज क्या इंसर्ट हुई है, आपको टीसीएस की अमाउंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये टीसीएस हम कौन कौन सी चीजों पे आपके होता है। तो देखिए इसके लिए आप गूगल पर जाएं, यहाँ पर आप लिखें टीसीएस रेट, टीसीएस रेट करके आप करेंगे तो यहाँ पर एक साइट दिखेगी contents.tdscpc.gov.in, इस साइट को आप ओपन कर लें। और जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल 24-25 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ये लिस्ट दी हुई, इन सब चीजों पर आपके ऊपर टीसीएस होता है। जो मेन है देखिए, टीसीएस ऑन सेल ऑफ बुलियन, जो सेलर होता है वो आपसे अमाउंट आपसे लेता है, डिडक्ट नहीं करता है। टीसीएस में क्या होता है, कलेक्ट करता है। तो अब जितना भी अगर आप 20 लाख से ज्यादा का आप परचेज करेंगे तो आपको 1% यहाँ पर टीसीएस की रेट दी 1%। टीसीएस ऑन मोटर व्हीकल, यदि आपने 10 लाख से ज्यादा का यदि आपने परचेज की तो आपको 1% होगा। ऐसे ही आपका टीसीएस ऑन प्रोवाइडिंग ऑफ एनी सर्विसेज है, परचेस ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज है, तो ये सब आप यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। किसी भी टाइप का आपका टीसीएस हुआ है तो आप अगर एम्प्लॉयर को रिपोर्ट कर दें तो इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी टीडीएस की लाइबिलिटी कम हो जाएगी, आपको जो टीडीएस डिडक्ट होगा ना वो कम होगा। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी के ऊपर टीडीएस कैसे किया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।